हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए जनरल साइंस यानी जीएस चैलेंज लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसी तरीके का क्वेश्चन प्रश्न झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि स्केलर के उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि स्केलर के उदाहरण है? द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 2 तापमान, ऑप्शन नंबर 3 विस्थापन और ऑप्शन नंबर 4 विद्युत धारा। तो ऑप्शन पर टिक लगाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अदिश राशि है क्या। अदिश राशि होता क्या है ना। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते किसको है, इसका मतलब क्या होता है? अदिश राशि कोई भी भौतिक राशि का वह राशि है जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन उसमें ना हो। यानी डायरेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। तो किसी भी भौतिक राशि का वह राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मान हो, दिशा नहीं हो, वैसे राशि को क्या कहते हैं? वैसे राशि को कहते हैं अदिश राशि। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, भौतिक राशि जो होते हैं, दो तरह के राशि होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मान हो, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं हो, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी यानी अदिश राशि जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे राशि को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो यहाँ पे हमको पूछा है अदिश राशि, तो वैसी राशि को बताना है जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ मान हो, दिशा ना हो। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, तापमान टेम्परेचर, विस्थापन यानी विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरे जगह तय की गई दूरी यानी एक निश्चित दिशा में, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ठीक है, और घूमते 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 फिर पॉइंट बी पे आके रुक गया, यानी इसी सेम पॉइंट पे। तो देखो इसमें क्या होता है, एक दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, मान के चलो ये क्या 7 मीटर का ट्रैवल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विस्थापन में यानी तय की गई दूरी में क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो यानी विस्थापन जो होगा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दरमियान का। तो द्रव्यमान में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मास होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है। तापमान में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट में भी सिर्फ क्या होता है, इसका भी सिर्फ वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा क्या है, सारे के सारे अदिश राशि हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, तो ये भी नहीं होगा। केवल 1, 2 और 3, इसमें विस्थापन को भी जोड़ा गया जैसा कि ऑप्शन 3 में देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। अब ऑप्शन सी की ओर देखते हैं, केवल 1, 2 और 4 यानी 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए समय की, ऑप्शन नंबर बी धारा की, ऑप्शन नंबर सी दूरी की और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो प्रकाश जो है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की यानी डिस्टेंस की। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होती है कितना होता है, 9 पॉइंट, प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, याद रखना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
स्टेटमेंट वन, कथन वन, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। स्टेटमेंट नंबर टू, कथन नंबर दूसरा, एक पारसेक का जो मान है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। यानी एक पारसेक का जो वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो जी बिल्कुल, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक का मान जो है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो चलिए अब ऑप्शन की ओर, केवल वन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी केवल टू, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी वन और टू दोनों, यानी ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्योंकि हमको कौन सा कथन चुनना है, सही कथन कौन सा, तो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू कब हुई? जो फिजिकल क्वांटिटी के जो इंटरनेशनल सिस्टम है कब लागू की गई है? यानी एसआई सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, वो कब स्टार्ट किया गया? 1971 ईस्वी में। पहले के ज़माने में क्या होता था, मापने की अलग अलग इकाई होती थी जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानियां होती थी। इसलिए उस परेशानियों को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम को लाया गया, जो कि हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम को फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए फॉलो किया जाता है। तो ये कब लागू की गई थी? वो की गई थी 1971 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का जो है वो मूल मात्रक क्या है? तो ऑप्शन करेक्ट करने से पहले हम लोग चाल के मूल मात्रक को पहले समझ लेते हैं, चाल के बारे में समझ लेते हैं ना। चाल आखिर होता क्या है? तो चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर हम इसी को इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, है ना। यानी स्पीड इज बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रति सेकंड में, उसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका मूल मात्रक क्या होता है? तो इसी से हम लोग बना सकते हैं इसका यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, न्यूटन मीटर ए, ऑप्शन नंबर बी मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मीटर पर सेकेंड। चाल का जो मूल मात्रक है कौन सा है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? संवेग और वेग के अनुपात को, यानी रेशियो को निकालना है। संवेग, संवेग का मतलब होता है, पहले समझ लेते हैं संवेग किसको बोलते हैं ना। संवेग, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इजकल टू एम बाई एम इंटू भी, एम इंटू भी, मास यानी द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसको बोलते हैं संवेग। अब बोल रहा रेशियो, अनुपात है, अनुपात मतलब बटा, रेशियो कौन सी भौतिक, किसका अनुपात निकालना, वेग का, यानी वेलोसिटी का। ठीक है, तब यहाँ पे देख सकते हैं भी से भी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा, एम। और एम क्या होता है, एम इजकल टू द्रव्यमान, है ना। तो जब संवेग और वेग का अनुपात हम करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो क्या हमें बचेगा, सिर्फ द्रव्यमान बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्रव्यमान।
अब आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए, या वेग किसको बोलते हैं, वेग यानी वेलोसिटी को, ठीक है, को दुगुना कर दिया जाए तो उसका भार 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, त्वरण 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाता है। इसमें हमें सही चुनना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हाफ mv²। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का वेग है, यानी कि वो कितने वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। तब क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी वस्तु को, यानी वेलोसिटी को हम क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो वेलोसिटी को अगर हम 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4 आ जाएगा। तो भार 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी जब हम किसी वस्तु को, वेग को, किसी चलती हुई वस्तु का वेग को यानी वेलोसिटी को अगर हम बढ़ा देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो जो उसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम और एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यानी इसमें देखें कि अगर हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाएगा, है ना। और अगर यही हम मास को यानी द्रव्यमान को अगर हम 2 गुना कर देंगे, इसका अगर हम 2 गुना कर देंगे, मास का वैल्यू हम बढ़ा देंगे और 2 गुना कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और एक कंडीशन आता है कि अगर हम मास को यानी द्रव्यमान को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन लॉजिकली वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वेलोसिटी को हम 2 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी को 2 गुना कर देंगे तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और अगर मास को हम 2 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और अगर मास को हम अगर आधा कर देंगे तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4 गुना, यानी 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है निम्नलिखित में कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम यानी तृतीय नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट का आगे बढ़ना। ऑप्शन बी, पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना। ऑप्शन सी, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ऑप्शन नंबर डी, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संबंधित न्यूटन थर्ड लॉ से नहीं है, न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पहले न्यूटन के तीसरा नियम हम लोग समझ लेते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमें एक्शन का रिएक्शन देता है, यानी एक्शन का रिएक्शन देता है। एक्शन का क्या हमें मिलता है, रिएक्शन मिलता है, क्रिया का प्रतिक्रिया मिलता है ना। वही ना कहता है न्यूटन थर्ड लॉ, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्रिया करेंगे तो हमें क्या कर देगा, प्रतिक्रिया देगा, यानी एक्शन का रिएक्शन देगा, वो होता है न्यूटन थर्ड लॉ। तो उसमें देखते हैं रॉकेट का आगे बढ़ना, बिल्कुल ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना, पानी में बरस का जो टेढ़ा दिखाई देना होता है ये प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, सॉरी। पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत, ऑप्शन बी जो है गलत है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, जब कोई ऊंचाई से कूदता है तो उस पर चोट लगता है, उसमें भी क्या होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। बंदूक से गोली छोड़ते समय जब पीछे को झटका लगना, देखते होंगे कि जो सैनिक लोग कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाता है तो पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये भी क्या होता है, एक्शन का
रिएक्शन होता है, यानी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो फ्लो द न्यूटन थर्ड लॉ। तो ऑप्शन बी जो है सही है, पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना जो है न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो नहीं करता है, संबंधित नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर देते हैं, थर्म किसकी यूनिट है, यानी थर्मामीटर जो है, किसका यूनिट है? थर्मामीटर किसका यूनिट है? शक्ति का, प्रकाश का, ऊष्मा का, दूरी का? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्मा जो है किसका यूनिट है? ऊष्मा का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात कर ले, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसमें किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है पानी के बहाव की गति का, जी बिल्कुल नहीं। पवन वेग का, जी पवन वेग का किया जाता है, यानी जो एयर का वेलोसिटी होता है, एयर वेलोसिटी। ठीक है, यानी एनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द एयर वेलोसिटी, यानी पवन वेग को मापन के लिए एनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता का, ये भी नहीं। पानी की गहराई का, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी एसआई यूनिट में जो है कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्ज, यानी कार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, ये सही है। द्रव्यमान यानी मास का भी एसआई यूनिट द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी सही है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन, ये भी सही है। दाब, प्रेशर का डाइन, प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का अगर हम बात करें, यानी प्रेशर यानी दाब का, दाब बराबर क्या होता है प्रेशर के लिए? फोर्स बाय एरिया, यानी फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? एसआई यूनिट सिस्टम है इसका एसआई यूनिट सिस्टम क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ? डाइन दिया हुआ, मतलब ये जो है दाव जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सूट नहीं कर रहा है एसआई यूनिट में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए सब चीज़ों को हम लोग लॉजिकली पढ़ेंगे, लॉजिकली समझेंगे, सिर्फ ऑप्शन टिक लगाने से नहीं होगा, उसके पीछे का कारण समझते हुए चलेंगे। जब ऐसा हम समझेंगे और इस तरीके से हम ऑप्शन को टिक लगाना सीख जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और इजी लगेगा, और आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। हवाओं में ऊर्जा होती है, यानी जो हवा होती है, एयर होती है, उसमें ऊर्जा होती है, यानी एनर्जी। किस तरीके का एनर्जी होती है? केवल स्थितिज एनर्जी, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पे हम लोग खुद समझ जाएंगे कि ये ऑप्शंस जो है क्या कहता है। ठीक है, कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको पहले हम लोग समझते हैं ना। तो पहले बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी तभी होगा जब वह क्या होगा? मूविंग पार्टिकल होगा। क्या होगा? एम वी स्क्वायर, यानी मूविंग पार्टिकल, यानी कोई वस्तु जो है क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और उसका क्या हो? वेलोसिटी हो, और उसका अपना द्रव्यमान भी हो। ठीक है, तो हवा में क्या होते हैं? बहुत सारे कण होते हैं, धूल मिट्टी होते हैं, तो उसके अपने एक वेलोसिटी होगी। तो वो सारे कण क्या होते हैं? एक अपना वेलोसिटी के साथ जो होते हैं क्या करते हैं? एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, और वो क्या करते हैं? वी वेलोसिटी के साथ बहते हैं, और उसका अपना क्या होता है? एक द्रव्यमान भी होता है, मास भी होता है। तो उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ही उत्पन्न होगी। कोई भी गतिशील वस्तु पे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ही उत्पन्न होती है। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। ठीक है, mgh।
mgh, यानी m से मास, g से ग्रेविटेशनल फोर्स, h से हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न होती है जब कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे हम फेंक रहे हैं, क्या पे फेंक रहे हैं, एच, ये क्या हमारा ग्राउंड है, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम एच हाइट से क्या कर रहे हैं, इसको गिरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम गिरा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट जो गिरने के दरमियान में क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तब चलिए ऑप्शन की ओर आते हैं, ठीक है। हवा में ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, ये ऑप्शन गलत है। केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज दोनों, ये भी बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। केवल क्या होता है, गतिज ऊर्जा। हवा में जो होती है सिर्फ और सिर्फ केवल गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्या बोलता है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। जब हम पत्थर को ठोकर मारते हैं किसी रास्ते पे तो व्यक्ति को चोट लगता है, उसका क्या कारण है, जड़त्व का, वेग का, प्रतिक्रिया का, संवेग का। तो क्या है, प्रतिक्रिया लगती है हमें, प्रतिक्रिया की वजह से। जब कोई किसी पत्थर को कोई इंसान ठोकर मारता है तो उसे चोट लगती है, तो किसके कारण होता है, प्रतिक्रिया के कारण। और ये क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ के कारण, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। न्यूटन तृतीय लॉ क्या बोलता है, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो जब हम कोई वस्तु ऑब्जेक्ट पत्थर पे क्या करते हैं, ठोकर मारते हैं, तो उतना ही सेम फोर्स क्या करता है, हम पे भी वो लगाता है उल्टी दिशा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। जब हम दूध को मथते हैं तो उसका क्रीम जो है अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्र बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी घर्षण बल, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दूध को मथना मतलब क्या होता है, कि जब कोई कंटेनर पे है, ठीक है, यहाँ पे दूध रखा हुआ, तो इसको गांव साइड में देखते होगे, इसको लस्सी बनाने के टाइम में या फिर दाल जब हम बनाते हैं तो दाल को जब पतला करते हैं घोटने के टाइम में देखते होंगे कि यहाँ एक दाल घोटनी टाइप का होता है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे डाल के इसे घुमाया जाता है चारों साइड से, ठीक है। तो दाल जो होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, टूट के पतला हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ये जो होता है आपका अपकेंद्र बल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अपकेंद्र बल की वजह से। जब ये घूमना स्टार्ट करते हैं, जब हम इसको घुमाते हैं अपने हाथों से, तो यहाँ के जो कण होते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, उसके दूर की ओर पार्टिकल्स फेंकाने लगते हैं। यानी जो दाल के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में दूर दूर में ऐसे ऐसे फेंकाने लगते हैं। और यही दाल का जो पार्टिकल्स होता है क्या कर होता है, इस दीवार से जाके टकराता है, इस वाले दीवार से टकराता है और वो टूट टूट के छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, दाल का जो घोंटते हैं हम लोग वो पतला होता है, वो किसके वजह से होता है, वो भी होता है अपकेंद्र बल की वजह से। कि इसमें सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं दाल के, वो बाहर की ओर फेंकाते हैं, बाहर की ओर आना कर चाहते हैं, और इस दीवार से क्या करते हैं, कुकर की दीवार से अंदर साइड में टकराते हैं और वो आपस में छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें भी, कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण है अभिकेंद्र बल, उपकेंद्र बल। पहले समझ लेते हैं कि अभिकेंद्र बल होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल वह बल होता है, मान के चलिए कोई वस्तु क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे घूम रही है, इस एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है घूम रही है, ठीक है, घूम रही है। तो जो अभिकेंद्र बल होता है वो अंदर साइड की ओर लगता है, अंदर साइड की ओर लगता है। यानी जो ये सेंटर है, सेंटर मान के चलो ओ है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो कहाँ पे लगना चाहता है, वो जो है अभिकेंद्र बल हमेशा सेंटर ऑफ रोटेशन यानी सेंटर ओ की तरफ ही लगना चाहता है। और ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो हमेशा किधर आना चाहेगा, अभिकेंद्र बल की वजह से सेंटर की तरफ आना चाहेगा।
ठीक है। अगर हम वही बात कर ले अपकेंद्र बल की, तो अपकेंद्र बल में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन मान के चलो ओ है, सेंटर ऑफ रोटेशन ओ है, ठीक है। तो अपकेंद्र बल में क्या होता है कि ये जो होता है भी वेलोसिटी के साथ क्या घूम रहा था, ये भी वेलोसिटी के साथ क्या होगा, बाहर की ओर जाना चाहेगा, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन से दूर जाना चाहेगा, यानी अपने केंद्र की तरफ ना जा करके बाहर की तरफ ये जाना चाहेगा। किसकी वजह से? अपकेंद्र बल की वजह से, ठीक है। और इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यानी अपकेंद्र बल लगेगा, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? हमेशा सेंटर की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगेगा। अपकेंद्रक बल केंद्र की दूर की ओर भागना चाहेगा। ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल, और ऑप्शन डी घर्षण बल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी दूध को जब हम मथते हैं तो क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्र बल, ठीक है। तो दूध को जब हम किसी कंटेनर पे, किसी कटोरे पे रख के उसको क्रीम निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस जो होता है, सेंटर होता है, उससे दूर की ओर भागना चाहता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 15 जो हो गया कंप्लीट हो गया विथ एनालिसिस। चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।